खैर बात का आगाज करते हैं। कल आपको बेटा मीथेन के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ाया गया था। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर मीथेन का बता दिया गया था। नाउ अब इसमें एक स्टेप मैं अब आगे लूँगा और अब हम आगे चलते हैं। मीथेन के हवाले से ही कुछ मज़ीद बात करनी है। ज़रा 1 मिनट दे दीजिएगा प्लीज़। अच्छा देखो, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर ना, पूरी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में मैंने शायद ये बात अभी आप लोगों को पहले भी बताई थी कि घूम फिर के 2-3 चीज़ें भरी हुई हैं। क्या? प्रिपरेशन किसी चीज़ की कि वो कैसे बनती है, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यूजेस और IUPAC। घूम फिर के यही सारी चीज़ें हैं पूरी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में। तो उस हिसाब से अब हम अगली बात आपके साथ करने जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ मीथेन के हवाले से। मीथेन को कैसे बनाया जाता है? मीथेन को बनाने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं। सबसे पहला जो तरीका है, अच्छा देखो, चूंकि इस हिसाब के चैप्टर का आगाज़ है तो थोड़ी मेहनत मैं कर रहा हूँ, चीज़ें मैं बता रहा हूँ। आगे आने वाले चैप्टर्स में आपने ज़रा सा तैयार रहना है, क्योंकि चीज़ें आप लोगों के हाथ में होंगी और आप लोग कर रहे होंगे, मैं नहीं। ठीक है? अच्छा, तरीका क्या होता है बेटा? देखो, ध्यान से मेरी बात को सुनना, तरीके को समझना। पेपर में अव्वलीन तो आपसे डायरेक्टली कभी भी ऐसा सवाल नहीं आएगा कि गिव प्रिपरेशन ऑफ मीथेन। इस तरीके से सवाल पेपर में आता ही नहीं है, समझ लो। मतलब नामुमकिनात में से है कि इस तरह का सवाल पेपर में आए, नामुमकिनात में से। ठीक है? पेपर में घूम फिर के सवाल आता है। अगर आप लोग पास पेपर्स आप लोगों की नज़रों में होंगे तो आप लोगों ने शायद थोड़ा बहुत जजमेंट किया होगा इस हवाले से, और अगर नहीं भी किया तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम कुछ सवाल ऐसे करवा देंगे। ठीक है? अच्छा, प्रिपरेशन हो या रिएक्शन हो, उसको करने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि हम हेडिंग डालते हैं जो भी चीज़ हम प्रिपेयर कर रहे हैं। जैसे मैंने लिखा प्रिपरेशन ऑफ मीथेन, और उसके नीचे डाल दिया मीथेन की प्रिपरेशन बाय फ्रॉम सोडियम एसीटेट, यानी सोडियम एसीटेट की मदद से मैं प्रिपेयर करने जा रहा हूँ किसको? मीथेन। ओके। अच्छा, अब क्या करा जाता है? अब इसके नीचे, सही है, एक इक्वेशन लिखी जाती है और एक सेंटेंस लिखा जाता है। अब जैसे मैं यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखूंगा, बल्कि मैं सेंटेंस बाद में लिखता हूँ, मैं पहले इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है ना? इक्वेशन लिख लेता हूँ। CH3 COO Na, इसे कहते हैं बेटा सोडियम एसीटेट। इस कंपाउंड का नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट को जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो मीथेन फॉर्म होता है अलोंग विद सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ठीक है? मीथेन फॉर्म हो गया और सोडियम कार्बोनेट। अच्छा, ये किस तरीके से फॉर्मेशन हुई, ये चीज़ शायद समझ ना आ रही हो, उसको भी हम अलग से सेपरेटली लिख देते हैं। देखो, इस वाले कंपाउंड में से COO Na में से ये COO Na निकलता है, और इस वाले में से NaOH में से NaO निकलता है। अब देखो, 2 Na हो गए,
दोनों मिला लो, Na2 बन गया। एक दो ऑक्सीजन इसमें थे, एक ऑक्सीजन इसमें, 3 ऑक्सीजन हो गए, O3 मिल गया। C इसमें से मिला, Na2CO3 हो गया। अब इधर क्या रह गया, इधर रह गया CH3 और इधर रह गया H। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे, मीथेन बना देंगे। तो ये इतना कोई मुश्किल बात थी नहीं, ठीक है। अच्छा, अब इस इक्वेशन को देखो और यहाँ पर एक सेंटेंस लिखो। अच्छा, सेंटेंस क्या लिखोगे? सेंटेंस आपकी मर्जी का होगा। सेंटेंस आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, बस जो इक्वेशन लिखी है ना, बस इस इक्वेशन को जुमले में लिखना है। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, मीथेन कैन बी prepared by methane can be prepared by heating, यहाँ पे मैं हीट का सिंबल नहीं लगाया, हीटिंग a mixture of sodium acetate and soda lime। A mixture of sodium acetate and soda lime। अच्छा, ये सोडा लाइम क्या चीज होती है? सोडा कहते हैं NaOH को, और लाइम कहलाता है CaOH ट्वाइस, ठीक है। लाइम कहलाता है CaOH ट्वाइस। यहाँ पर आप लिख लीजिए CaOH ट्वाइस जो है यहाँ पर कैटलिस्ट का काम करता है, रिएक्शन को प्रोमोट करता है, बस, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास पहला तरीका कि जिसके जरिए आप मीथेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेटा, इस तरीके के हिसाब से या हवाले से किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं आप। बेटा, कोई सवाल? नो सर, कोई सवाल? सर, सोडा लाइम के कैटलिस्ट है? नहीं बेटा, सोडा लाइम कैटलिस्ट नहीं है। सोडा लाइम एक मिक्सचर होता है दो कंपाउंड्स का, NaOH और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। NaOH, इस मिक्सचर के अंदर जो NaOH है वो तो रिएजेंट के तौर पे काम करता है, रिएक्टेंट के तौर पर। और जो CaOH ट्वाइस है ना, वो असल में काम करता है उसके कैटलिस्ट के तौर पर, ठीक है। तो सर, हम दो चीजों को मिला के कहते हैं कि ये सोडा लाइम है? जी जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये जो दो चीजों का एक मिक्सचर होता है, इसे सोडा लाइम कहा जाता है। सर, तो इसमें सोडा लाइम काम क्या है रिएक्शन में? बेटा, सोडा का काम तो रिएक्शन करवाना है, क्योंकि सोडा ये रहा रिएक्टेंट है, ठीक है। और जो लाइम है बेसिकली वो यहाँ पर कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है, ये काम बेटा इसका। ओके, ठीक है सर। इसमें आपको भी क्लियर? यस सर। ओके, अब दूसरे तरीके को देखते हैं। रिडक्शन ऑफ मिथाइल आयोडाइड। मिथाइल आयोडाइड की रिडक्शन, मिथाइल आयोडाइड की रिडक्शन करानी है हमें। अच्छा, मिथाइल आयोडाइड क्या होता है बेटा? मिथाइल आयोडाइड, अच्छा मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। मिथाइल आयोडाइड कहते हैं बेटा CH3I, ये कंपाउंड है, ठीक है। मिथाइल आयोडाइड, देखो मीथेन से अगर मैं मीथेन की बात करूं तो इसमें 4 हाइड्रोजन होते हैं। मीथेन के अंदर 4 हाइड्रोजन होते हैं। इनमें से किसी एक हाइड्रोजन को हटाकर अगर मैं उधर आयोडीन लगा दूं, अच्छा हाइड्रोजन हटाया तो ये क्या बन गया? ये बन गया मिथाइल ग्रुप हैविंग अ बॉन्ड वैकेंसी, ऐसा ही है। अब मैं इधर एक आयोडीन लगा दूं तो ये मिथाइल आयोडाइड बन जाता है, ठीक है।
तो ये चीज़ मिथाइल आयोडाइड थी। अब मिथाइल आयोडाइड के बाद, अच्छा मिथाइल आयोडाइड ये आ गया। मिथाइल आयोडाइड का रिएक्शन आप करवा दें नेसेंट हाइड्रोजन के साथ। अच्छा ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक कॉपर जिंक कॉपर एंड एल्कोहल। ये रिएक्शन इनकी प्रेजेंस में होता है। अब देखो दो हाइड्रोजन है, अब मैं इसका मैकेनिज्म नीचे भी लिखूंगा, समझाऊंगा। HCl है। क्या कह रही हो? ओहो सॉरी जिंक और सॉरी सॉरी HCl सॉरी है। सॉरी, जी 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 बेटा, HCl भी हो सकता है और अल्कोहल भी हो सकता है, लेकिन खैर चलो तुम अगर HCl कह रही हो, क्योंकि मैं मैं उस कॉपर की बात कर रही हूँ। कॉपर की क्या बात कर रही हूँ? जिंक के साथ HCl है, कॉपर नहीं है यहाँ पे। बेटा वो दो ये दो अलग अलग इक्वेशंस हैं जो आप बता रही हो ना, उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। चलो अगर तुम वो वाली तुम्हारे को याद पड़ रही है, देखो इसमें होता ही है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो C2H5OH होता है ना हमारे पास, ये मैं ऐसी रफली बता रहा हूँ, अगर इसका मैं किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा दूँ तो एक एक ये अनस्टेबल कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, ये एक अनस्टेबल कंपाउंड होता है और ये हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन इसमें भी प्रोड्यूस होती है। तो वो जो तुम तरीका बता रही हो वो भी तरीका बिल्कुल वैलिड है। Zn+HCl चैप्टर 2 पढ़ लिया तुम लोगों ने? चैप्टर 2 पढ़ा है? जी सर, पढ़ यस लिया। सर। जी चैप्टर सर। 2 पढ़ लिया तो ये वाली इक्वेशन वहां पर पढ़ी होगी, ये वाली इक्वेशन नहीं पढ़ी होगी वहां पर, बल्कि ये भी इक्वेशन थी। मुजीब साहब कराते तो हैं, मुझे अभी आप पता नहीं है कि आप लोगों को कराई या नहीं, तो वो कराते हैं। C2H5 + Na होता है वहाँ पर, और जब रिएक्शन होता है तो वो C2H5ONa बनता है, सोडियम ईथ ऑक्साइड कहते हैं इसको। तो ये जो सोडियम ईथ ऑक्साइड बना है ना, यही काम यही कुछ यहाँ पर जिंक और कॉपर भी कर सकते हैं। क्लियर? ईमान, जी सर। यस सर। आप दोनों तरह से लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बेटा, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप उससे फेमिलियर हैं तो चलो मैं वही वाला करवा देता हूँ, मैं अपनी तरफ से ये वाला नहीं करवा रहा। अलबत्ता शायद मैंने नहीं वो नोट्स, सर में बुक हाँ में लिखा हुआ है हाँ ZnHCl, बुक और मैंने बुक कॉलेज पे भी पढ़ा है, बिल्कुल बेटा, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। बुक में गलत नहीं लिखा हुआ, कॉलेज में भी गलत नहीं बताया आपको, बिल्कुल सही बताया। वो भी तरीका है और ये भी तरीका है, असल में तरीके दोनों हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बन जाता है CH4 और पतला हो गया CH4 और साथ में बनता है बेटा इसके एक HI। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म क्या है, जरा मैकेनिज्म पे ध्यान देना, इसके मैकेनिज्म आप लोगों को समझा देता हूँ। इसका मैकेनिज्म देखो। अच्छा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक मसला और भी है कि इसमें रिएक्शन के मैकेनिज्म्स भी होते हैं, यानी कि रिएक्शन हो कैसे रहा है ये भी आपको बताना पड़ता है अक्सर और बेशतर, ठीक है ना। रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे है ये भी हम अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन का मैकेनिज्म देखो, मैकेनिज्म किस तरीके से। देखो सबसे पहले क्या होता है कि ये जो जिंक या कॉपर है ये HCl से रिएक्शन करता है। अब मुझे बताओ मैं अल्कोहल वाली इक्वेशन लिखूं या HCl वाली, जल्दी बोलो। अगर तुम लोगों ने कॉलेज वॉलेज में HCl किया हुआ है तो मैं HCl लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि तुम लोग फिर कंफ्यूज ना हो इतनी सारी इक्वेशन। HCl लिख दें सर। HCl वाली करवा दो। HCl कर दो, वरना फिर इतनी सारी इक्वेशन हो जाएंगी, वैसी अजियत हो जाती है। साल के आखिर तक इतनी इक्वेशन हो चुकी होती हैं कि इक्वेशन से नफरत आने लग जाती है। सो इट इज़ बेटर कि हम इसको थोड़ा सा सिंपल रखें। क्या गया एरो, तो इसको मैं भी मिटाऊंगा /HCl, ठीक है। वैसे इक्वेशन से कोई मेथड होता है कि मतलब हमें आइडिया रहे कि कब कौन से एलिमेंट के साथ किस तरह रिएक्शन हो रहा है, थोड़ी याद रहे। यार अनुषा बेटा, इसमें आइडिया तो हम कर सकते हैं, मैं मतलब
पहला पहला आइडिया करने का तरीका तो ये है कि आपको केमिस्ट्री पसंद होनी चाहिए मेरी तरह। अगर वो पसंद है तो ऑटोमेटिकली आइडियाज हो जाते हैं, बन जाते हैं, खुद ही बन जाते हैं, सब कुछ खुद हो जाता है। और फिर दूसरे तरीके जो है वो मैं साथ साथ जैसे जैसे हम चलते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको बताते जाऊंगा, क्योंकि अलग से मैंने इसके ऊपर कोई नोट्स या कोई वर्किंग करके नहीं रखी हुई कि मैं वो चीज़ दे दूँ और तुम लोगों का काम हो जाए। तो बस ये कि जो बातें मैं समझाऊँ ना ऑर्गेनिक के दौरान, उसको बस प्रॉपरली नोट कर लेना अपने पास। तो उसमें मैं ट्रिक्स भी बताऊंगा, टेक्निक्स भी बताऊंगा, ये चीज़ें होती रहेंगी साथ साथ, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस रिएक्शन में सबसे पहले HCl एसिड लिया जाता है और उस HCl एसिड में एक जिंक मेटल का टुकड़ा डाल दिया जाता है। जैसे ही जिंक मेटल का टुकड़ा HCl में डाला जाता है, वैसे ही ये जिंक क्या काम करता है, मैंने ये शायद अभी थोड़ा टाइम पहले भी तुम लोगों को बताई थी या पता नहीं किसी और सेक्शन में, कि हैलोजेंस जो होते हैं ना वो हाईली अट्रैक्टेड होते हैं टुवर्ड्स मेटल। तो ये हाइड्रोजन जो कि नॉन मेटल है, इसको जैसे ही यहाँ पर नजर आया कि यहाँ पर इसके साथ जिंक आ गया है, बस इसने मौका देखा, इसने बोला कि चलो इसका पीछा छोड़ा, इधर से क्लोरीन निकला, जिंक के पास गया, ZnCl2 नाम का एक कंपाउंड बना जिसे हम कहते हैं जिंक क्लोराइड। अब आप जानते हो कि अगर आप लोगों ने एटॉमिक हाइड्रोजन का टॉपिक पढ़ा हो चैप्टर 2 के अंदर, तो उसमें एक बात ये होती है कि किसी भी रिएक्शन में जब हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते वक्त हमेशा एटॉमिक फॉर्म में होती है बेटा। और इस एटॉमिक फॉर्म की हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है, ठीक है। इस एटॉमिक फॉर्म की हाइड्रोजन को नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है। अब देखो यहाँ पर सिस्टम कुछ इस तरीके का है कि ये एक बीकर है, एक बीकर है, इस बीकर के अंदर हमने मिथाइल आयोडाइड भरा हुआ है, और उसके बाद में क्या करूं मैं, उसके बाद इसके अंदर लिक्विड HCl भर दूं, ठीक है। और ये सब करने के बाद एक जिंक का टुकड़ा डाल दूं। तो जैसे ही जिंक HCl के कांटेक्ट में आएगा ये रिएक्शन शुरू हो जाएगा। जब ये रिएक्शन शुरू होगा तो एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने लग जाएगी। अब एटॉमिक हाइड्रोजन यकीनन सरवजीत ने बताया होगा कि एटॉमिक हाइड्रोजन या नेसेंट हाइड्रोजन जब प्रोड्यूस होती है तो प्रोड्यूस होने के बाद ये सबसे पहले अपने इर्द गिर्द देखती है कि इसको बॉन्ड बनाने का मौका मिल जाए। अगर इसको कोई बॉन्ड बनाने का मौका दे देता है, ये किसी के साथ बॉन्ड बना लेती है, तो इसको कोई टेंशन नहीं होती, उसके बाद ये फिर जो है वो अपनी जिंदगी बड़ी खुशी से गुजारती है। लेकिन अगर इसको बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिलता तो ये बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है और ये फिर अपने साथ ही, अपने जैसे किसी दूसरे एटम के साथ ही बॉन्ड बना लेती है, जिसे हम H2 कहते हैं। H और H दो मिल जाते हैं ना, ये तब होता है जब मजबूरी हो। अब जैसे ही नेसेंट हाइड्रोजन इस वाली कंडीशन में जो भी मैंने समझाया प्रोड्यूस हुई, इससे प्रोड्यूस होते ही अपने इर्द गिर्द झांका ताकी की कि कोई है जो इसके साथ रिएक्शन कर ले, तो इसको नजर आया मिथाइल आयोडाइड CH3I। इससे क्या किया, अच्छा इसको मैं मैकेनिज्म की फॉर्म में लिखता हूँ। मिथाइल आयोडाइड इसको नजर आया, अच्छा मिथाइल आयोडाइड में एक तरफ लगा हुआ था आयोडीन, ठीक है। अब हाइड्रोजन जो यहाँ पर एटॉमिक फॉर्म में आ गई हैं, दो हाइड्रोजन जो यहाँ पर आ गई हैं, इसमें से एक हाइड्रोजन ने इस आयोडीन को निकाला, बॉन्ड बनाना था ना कि कोई तो मिल जाए बॉन्ड बनाने के लिए, आयोडीन नजर आया, इसने आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया और बॉन्ड बनाकर ये इसने प्रोड्यूस कर दिया हाइड्रोजन आयोडाइड। अब जब इधर से आयोडीन हट गया, सोचो जरा, अगर मैं कहूं कि भाई इधर से आयोडीन हट गया, इधर से आयोडीन हट गया, ठीक है, इधर से आयोडीन हट गया इस जगह से, तो इस कार्बन के पास, इस दुखी कार्बन के पास एक बॉन्ड की जगह खाली हो गई। और इस यहाँ पर दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन तो नहीं है, दूसरे हाइड्रोजन को बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है। तो दूसरा हाइड्रोजन आकर इस आयोडीन की जगह पर लगकर क्या प्रोड्यूस कर देगा, मीथेन प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। बात समझ में आएगी बेटा?
यस सर। सर ये नेसेंट हाइड्रोजन वाली बात समझा दें कि ये बना कैसे। नेसेंट हाइड्रोजन कैसे बना? यस सर, ये मतलब कि ये नेसेंट हाइड्रोजन होता है कि ये फिर से समझा दें। क्या मतलब नेसेंट हाइड्रोजन फिर से बन जाता है? कैसे बना नेसेंट हाइड्रोजन है क्या, ये समझा दें। अच्छा बेटा, ये मैं अलग से बता देता हूँ तुम्हें। नेसेंट हाइड्रोजन जो है बेटा, वो नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन। नेसेंट हाइड्रोजन कहा जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन को। और जैसे जब भी आपने आज तक अपनी लाइफ में कभी O देखा होगा तो वो हमेशा O2 देखा होगा, N देखा होगा, N2 देखा होगा, H देखा होगा, H2 देखा होगा। यानी H2 का मतलब क्या है? दो हाइड्रोजन के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दो नाइट्रोजन के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दो ऑक्सीजन के एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कभी सोचा कि ऐसा क्यों कि ये दो दो एक दूसरे से जुड़े होते हैं? उसकी वजह ये कि बिकॉज इनका एक एटम जो होता है ना, वो हाईली अनस्टेबल होता है और वो फौरन कोई रिएक्शन करने की जगह तलाश करता है, वो फौरन कोई रिएक्शन करने का मौका तलाश करता है। अब जैसे ही एक हाइड्रोजन को मौका कोई और किसी और से मिलता है, वो उसके साथ रिएक्शन कर लेता है। किसी और के साथ नहीं मिलता तो ये अपने ही जैसे किसी और के साथ बॉन्ड बना लेता है। अब ये जो अकेली तन्हा हाइड्रोजन होती है, इसे कहा जाता है एटॉमिक हाइड्रोजन। और किसी रिएक्शन में जब ये एटॉमिक हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है ना, किसी रिएक्शन के दौरान, तो उस हाइड्रोजन को हम कहते हैं नेसेंट हाइड्रोजन। यानी अकेला एटम होगा हाइड्रोजन का तो दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन, बट दिस हाइड्रोजन विल बी प्रोड्यूस इन एनी सॉर्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो इन दैट केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन इज कॉल्ड एज नेसेंट हाइड्रोजन। यानी कि नेसेंट हाइड्रोजन और एटॉमिक हाइड्रोजन है एक ही बात, बस बोलने के तरीके अलग हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, आगे सर? चलूं? जी बेटे। सर हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस रिएक्शन के नतीजे में एटॉमिक हाइड्रो ये नेसेंट हाइड्रोजन बनेगी और किसके नतीजे में डायटोमिक बनेगी? मतलब तुम किसमें ये H2 बनेगा और किसमें 2H बनेगा? अच्छा सही है बेटा। हर रिएक्शन के अंदर H2 बाद में बनता है, पहले 2H बनता है। कोई भी रिएक्शन है दुनिया में, ये फिक्स है। भाई खुद सोचो ना, क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई रिएक्शन हो और उसमें दो हाइड्रोजन के एटम एक साथ बन जाए? एक वक्त में एक ही बनेगा ना। क्या कोई मशीन ऐसी, मतलब कोई एक मशीन काम कर रही हो और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सिर्फ 1 हो, यानी कि वो एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बना सकती हो, तो क्या आप उससे एक वक्त में 2 या 3 या 4 प्रोडक्ट्स बना सकते हैं? ऑब्वियसली आपका आंसर होगा नहीं। कोई बात नहीं अरूज, तो ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस होती है किसी भी रिएक्शन में। जी बेटा सर बोलिए। लेकिन फिर हम आगे जाके इक्वेशन में ऐसी जो हाइड्रोजन वाली इक्वेशन हमने पढ़ी है ना, उनमें ज्यादातर में H2 लिखा हुआ है, तो वो फिर 2H होना चाहिए ना, जब हाइड्रोजन वैसे एटॉमिकली फॉर्म हो रही है। बेटा देखो, फॉर्म होती है लेकिन एटॉमिक फॉर्म में वो रहती कितनी देर है, क्या आपको ये पता है? वो एटॉमिक फॉर्म में बेटा बामुश्किल हाइड्रोजन जो है ना, एटॉमिक फॉर्म में वो कुछ सेकंड्स भी, मतलब मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, कुछ सेकंड से ज्यादा एटॉमिक फॉर्म में स्टेबल रहती, एटॉमिक फॉर्म में हाइड्रोजन रहती ही नहीं है। अगर उसे कुछ सेकंड में किसी और के साथ बॉन्ड बनाने का मौका मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो वो खुद से ही बॉन्ड बना लेती है। ठीक है, और जहां पर कभी रिएक्शन में एटॉमिक हाइड्रोजन इस्तेमाल होती है ना, वहां मेंशन होता है कि एटॉमिक हाइड्रोजन इस्तेमाल हुई है। बिना मेंशन के वहां पर एटॉमिक हाइड्रोजन लिखा, मतलब ऐसा नहीं होता कि एटॉमिक हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर देखो मैं H2 लिख देता, अगर 2H की जगह H2 लिख देता तो मतलब बिल्कुल बदल जाता। मतलब बदलने से बचाने के लिए सारी कारस्तानी है। ठीक है, और कोई बात पूछनी है? जी बेटा, और कोई सवाल? सर जी
सर ऐसा क्यों बोला जाता है कि किसी एटम को स्टेबल होने के लिए कम एनर्जी चाहिए होती है, लाइक उसका एनर्जी लेवल लो होगा तो वो भी स्टेबल होगा, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैसे समझाऊं? हाँ देखो, गंदी सी मिसाल है लेकिन समझ में आ जाएगी बात। भाई देखो, अगर एक जलता तवा हो, मतलब चूल्हा जल रहा हो, उस पर तवा रखा हो और उसके ऊपर आप मुझे बिठा दें, तो क्या मैं सुकून में रह सकता हूँ? नहीं सर। बस यही वजह है कि बेटा एनर्जी ज्यादा होती है ना, तो एटम अनस्टेबल होता है। एनर्जी अगर किसी एटम की कम होगी वो तब भी अनस्टेबल हो जाएगा, ज्यादा होगी वो तब भी अनस्टेबल हो जाएगा। अब इस कम वाली मिसाल को ऐसे समझ लो कि ज्यादा करने के लिए आपने जलते तवे पे बिठाया था, कम करने के लिए आपने बर्फ की सील पे बिठा दिया। सुकून तो मुझे तब भी नहीं आने वाला। सही है बेटा? जी सर, ओके। अच्छा, और कोई सवाल बेटा किसी का? आई गेस नहीं। नो सर। तो सर चलो फिर तीसरा देखते हैं। फ्रॉम एल्यूमिनियम सर हमने पिछले कार्बाइड। वाले की लाइन नहीं लिखी, वो और तो खुद मैंने, लिख लें। जी बेटा वो तुम लोग के लिए छोड़ी है। असल में देखो, मैंने कहा था ना कि मैं अभी शुरू कर रहा हूँ तो मैंने बता रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा थोड़ी। ये जो आपने किया ना यहाँ पर, ये आगे जैसे ये मैंने पहली इक्वेशन लिखी थी बेटा, इसलिए मैंने इसका सेंटेंस लिखा, वरना अब तो मैंने पूरे साल सेंटेंस नहीं लिखना। इक्वेशन लिख दूं मैं वो बहुत बड़ी बात है, वरना इक्वेशन भी तुम लोगों से लिखवा रहा हूँ। तो अजीब सा इंसान हूँ मैं, बस ये कह सकते हैं। यहाँ पर चलो तुम्हारी फरमाइश पे इक्वेशन लिख जुमला लिख दूंगा। एल्यूमिनियम कार्बाइड एक कंपाउंड है भाई, Al4C3। Al4C3 एक कंपाउंड है एल्यूमिनियम कार्बाइड। अगर इस एल्यूमिनियम कार्बाइड के ऊपर मैं थोड़ा गर्म पानी डालूं, तो ये एल्यूमिनियम कार्बाइड इस पानी के साथ रिएक्शन करके एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है, और साथ में मीथेन गैस प्रोड्यूस करता है। इधर से जितने भी देखो 12 मॉलिक्यूल्स हैं पानी के, ध्यान रखना 12 मॉलिक्यूल हैं पानी के, ठीक है ना। 12 का मतलब H और OH भी 12 होंगे। एल्यूमिनियम कितने 4, तो इधर 4 लगा दो, और कार्बन कितने 3, तो इधर 3 लगा दो। 4 3 12 होता है ना, तो 12 हाइड्रोजन आ जाएंगे और 12 OH आ जाएंगे। ये 12 के 12 OH जो है ये एल्यूमिनियम लेकर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और ये 12 के 12 H जो है वो इन 3 कार्बन के साथ जाकर CH4 बना देंगे। क्योंकि एक कार्बन को 4 हाइड्रोजन की जरूरत है, अगर यहाँ पर 3 कार्बन है तो 4 3 12 हाइड्रोजन की जरूरत पेश आ गई, ठीक है। अब इसका अगर सेंटेंस लिखना हो तो क्या लिखेंगे आप लोग? चले आप लोग बताएं क्या लिखा जाए एक सेंटेंस। मुझे तो आता नहीं है, सोच रहा हूँ आप लोगों से ही सीख लूं। सर डिजॉल्व्ड इन वाटर का वो सही रहेगा? डिसॉल्व इन वाटर भी कह सकते हैं, डिसॉल्व नहीं देन रिएक्टेड विद वाटर कह लो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ट्रीटेड विद वाटर। हाँ ट्रीटेड भी चलेगा, क्योंकि सर हमने ऐड भी तो किया वाटर। कार्बाइड्स में सम टाइम, सॉरी, वाटर में कार्बाइड्स जो होते हैं ना वो ज्यादा सॉल्युबल नहीं होते। मतलब एक एक सर्टेन अमाउंट तो डिसॉल्व हो जाती है, बट नॉट मोर देन दैट सर्टेन अमाउंट, ठीक है। बेटा आवाज आ रही है?
हाँ तो बताओ ना जुमला क्या लिखूं? Aluminium carbide reacts with hot water to form aluminum hydroxide and methane. वेरी गुड। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम कार्बाइड, वो आई खा जाता हूँ। एल्यूमिनियम कार्बाइड reacts with hot water to form aluminum hydroxide and methane। अच्छा मेरे होनहार बच्चों, एक बात और जरा सुनो कि ये सेंटेंस ना हर जगह लिखना नहीं होता है। सेंटेंस लिखवा रहे हैं इसका ये मतलब नहीं है कि जहाँ पर सवाल नजर आ रहा है इक्वेशन लिखने का वहां पर एक जुमला छाप तो दें। एक जुमला लिखें उसके बाद जाएंगे, एक जुमला लिखे उसके बाद जाएंगे, ऐसी हरकतें मत करना भैया, सही है भाई? जरा इस चीज का ख्याल रखना, देखना कि जरूरत कहाँ है जुमला लिखने की और कहाँ नहीं, क्योंकि पेपर में एक एक सेकंड आपका कीमती होगा बेटा। तो कुछ भी एक्स्ट्रा लिखकर वक्त जाया नहीं करना। फ्रॉम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, ग्रिगनार्ड नाम के एक साइंटिस्ट थे जिनसे गलती से एक रिएजेंट इजाद हुआ था जिसका उनको नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो सर जी इससे पहले आपने जो रिडक्शन वाला करवाया उसमें एक और कैटालिटिक रिडक्शन भी है मिथाइल आयोडाइड की। मिथाइल आयोडाइड जिसमें निकेल और 250 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। नहीं लेड से है वो, कैटालिटिक रिडक्शन है। कैटालिटिक रिडक्शन कह रही हो, मिथाइल आयोडाइड रिएक्ट्स विद H2 इन और एरो पर लिखा होगा 250 या 300 प्लेडियम। डिग्री सेल्सियस। अच्छा प्लेडियम डाला हुआ है तो फिर तो रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा। सही है बेटा, वो हाँ सही कह रही हो एमन, बिल्कुल थैंक यू, आपने सही बताया। वो इक्वेशन मैं भूल गया था, मैं भी करवा दूंगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन होगा। अच्छा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो हमारे पास चैप्टर 8 में आएगा, तो हम वहाँ पर आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पढ़ाएंगे, इसलिए मैं अभी उसकी तफसील में नहीं जा रहा हूँ फिलहाल। फिलहाल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है भाई? CH3Mgi। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एक फॉर्म है। ठीक है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन पानी से करवा दो। तो पानी को मैं यहाँ पे H और OH की सूरत में लिखूंगा, ज्यादा बेहतर है। H और OH इसका रिएक्शन पानी से करवा दो। पता है क्या होगा? ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में से Mg और I ये निकलेगा। ठीक है, और इस OH के साथ मिलकर ये बना लेगा MgIOH। ठीक है, अब इधर क्या रह गया? इधर रह गया सिर्फ H और इधर रह गया CH3। ये दोनों मिलकर क्या बना देंगे? ये दोनों मिलकर CH, ये दोनों मिलकर CH4 बना देंगे, तो मीथेन प्रोड्यूस हो गया। ठीक है बेटा, यहाँ तक बात समझ में आई क्या? यस सर। ओके। अच्छा तो ठीक है बेटे। यस सर। अच्छा सीक्वेंस क्या थी? सीरियल नंबर कौन सा? ये 4 है 5 है? सर 4। सर 4 लिख लिए। 4 लिख ली है, सही है, 5 होगा। ओके, तो 5th पर अभी मुझे हेमंत ने याद दिलाया कि आप कैटालिटिक रिडक्शन भूल गए हैं सर। जी बेटा, मैं कैटालिटिक रिडक्शन भूल गया था, चलो मुझे याद दिला दिया, वरना अभी गया था मसला आ करता था। अच्छा कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब क्या है?
रिडक्शन का मतलब पता है तुम लोग? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन के मामले में मैंने तुम लोग की क्लास में जलील किया था या किसी और को जलील किया? मुझे याद पड़ता है मैंने किसी सेकेंड ईयर को बहुत मतलब इतना जलील किया था ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ऊपर कि मैं बता नहीं सकता। तुम लोगों को किया था? नहीं सर, हम नहीं थे। सर हम नहीं थे। जलील करने की वजह ये थी कि बार बार ऑक्सीडेशन रिडक्शन बता रहा हूँ लेकिन फिर भी पूछो तो पता ही नहीं है ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। खैर, तो आप लोगों को शायद पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया, मैं अभी बता देता हूँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ताकि अपनी तरफ से हुज्जत तमाम कर दूं। अगली बार मैं तुम लोगों को भी जलील करूंगा, ठीक है? तो कैटालिटिक रिडक्शन का मतलब क्या है? इसमें मिथाइल आयोडाइड लिया और इसके साथ हमने रिएक्शन करवाया मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का, बट ये रिएक्शन हुआ है इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट है निकेल और इसको हीट किया जाता है 250 डिग्री सेल्सियस तक, तो जाकर ये मीथेन फॉर्म होता है और हाइड्रोजन आयोडाइड अलग होता है, ठीक है? अच्छा, किसी के दिल में बात आए कि सर आप 250 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दे रहे हैं, हमें सर ये टेम्परेचर नहीं दे रहा, हम रूम पे घर में बैठे बैठे सर काम करना चाह रहे हैं, सर इसकी कुछ हल निकालें। तो बेटा इसका हल भी निकल जाएगा। आप हीट ना करें, वहाँ पे कैटलिस्ट रख दें, प्लेडियम या फिर प्लेटिनम, इन दो में से कोई एक कैटलिस्ट रख दें। यही काम जो यहाँ ऊपर हुआ है ये काम रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, ठीक है? तो ये करोगे तो ये हो जाएगा CH4 और ये हो जाएगा HI। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देख लो। अच्छा, मैकेनिज्म जो है वो इस रिएक्शन का देख लो। ये रिएक्शन कैसे होता है? ठीक है, मैकेनिज्म सबसे पहला स्टेप क्या होता है बेटा? सबसे पहला होता है बॉन्ड ब्रेकिंग ऑफ H2। H2 का बॉन्ड तोड़ा जाता है। अच्छा, अगर ऊपर वाला रिएक्शन होगा तो एरो पर जो ऊपर वाले रिएक्शन का है ना वही लिख देना मवाद, नीचे वाला होगा तो नीचे वाला मवाद लिख देना। H2 के दोनों एटम टूट के पहले अलग अलग होते हैं, पहला काम तो ये होता है। यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म किस में कन्वर्ट होती है? एटॉमिक फॉर्म में। अब ये जो एटॉमिक फॉर्म होती है ये अटैक करती है मिथाइल आयोडाइड के मॉलिक्यूल पर। सर यहाँ पे हमने हाइड्रोजन को डायटोमिक फॉर्म में क्यों लिखा है, मतलब नेसेंट हाइड्रोजन के फॉर्म में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन ही हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से करवा रहे हैं। हाइड्रोजन इस आयोडीन को रिप्लेस करवाएगा। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा, इसको रिप्लेस करवा के यहाँ पर सबसे पहले तो क्रिएट होगी बॉन्ड वैकेंसी। क्या क्रिएट होगी बेटा? यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी सबसे पहले बॉन्ड वैकेंसी, फिर दूसरी हाइड्रोजन आकर इसके साथ ऐड हो जाएगी। इसमें तुम्हारा क्वेश्चन क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई? मैंने बड़ी जल्दी में जवाब दिया। नो सर, सही है। ठीक है ना? वहाँ ऊपर जो रिएक्शन था, ऊपर और नीचे के रिएक्शन में फर्क ही यही है। यहाँ पर जो है वो मिथाइल आयोडाइड की रिडक्शन हुई है एटॉमिक हाइड्रोजन से, और यहाँ पर इसकी रिडक्शन हुई है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन से। देखो, एटॉमिक हाइड्रोजन के लिए किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है। ये जो जिंक और HCl है ये कैटलिस्ट नहीं है, बेसिकली ये भी रिएक्शन कराने के लिए डालेगा, है ना? ये मैकेनिज्म में देखो, पहले इन दोनों का रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। ये तो हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो इनको कैटलिस्ट थोड़ी शुमार करेंगे आप, ठीक है? अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन लिए, तो देखो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को भी मैकेनिज्म क्या कह रहा है कि पहले मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होगी? एटॉमिक हाइड्रोजन में। सही है?
बिना एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हुए हुए ये मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी रिएक्शन नहीं करेगी। अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, या तो ये वाली कंडीशन लगा दें पहली वाली, या फिर ये दूसरी वाली कंडीशन लगा दें। जो कंडीशन आपको अच्छी लगती है आप उन दोनों में से कोई भी लगा दें। यानी सर ये जो प्लेडियम है ये एटॉमिक हाइड्रोजन को ब्रेक करता है रूम टेम्परेचर पे ना? जी बेटा, रूम टेम्परेचर प्लेडियम और प्लेटिनम, लेकिन ये यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये महंगा पड़ता है। ओके। हम इस वाले तरीके को, ये वाले तरीके को ज्यादातर यूज करते हैं, मिथाइल आयोडाइड और हाइड्रोजन वाले तरीके। ठीक है बेटा? जी सर। अच्छा, अब मैं सर मैकेनिज्म में कर क्या रहे हैं? सर मैकेनिज्म में आयोडीन कहाँ में चला गया? सॉरी 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 बाय मिस्टेक, यहाँ पर मैंने आयोडीन लिखना था, H2 लिख दिया मैंने इसकी जगह पर। अच्छा सर नूर प्लीज से एंटर कर लें। क्या कह रही हो? नूर बोल रही है उसे एंटर कर लें। बाहर टहलने क्यों गई है? अच्छा जी, तो ये आ गया मिथाइल आयोडाइड, यहाँ से निकला तो ये यहाँ पर HI बना और यहाँ पर एक H मुझे और लिखना पड़ेगा फॉर रिएक्शन। अब सही होगा। अच्छा, मैकेनिज्म में मुझसे किसी ने पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं मैकेनिज्म को थोड़ा क्लियर कर दूँ। अच्छा सवाल आपने कर लिया क्योंकि आगे ये मैकेनिज्म बहुत भरे में। बेटा रिएक्शन जो पेपर में पूछे जाते हैं ना, उनमें से 80% रिएक्शन वो होते हैं जिनका मैकेनिज्म पूछते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है? मैकेनिज्म ये होता है कि आप ये बताएं कि रिएक्शन स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ। आप देखो यहाँ पर मैंने एक इक्वेशन लिख दी, ये इक्वेशन लिखी, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर आप मुझे बोले नहीं सर मैकेनिज्म चाहिए, तो आप मुझे बताना पड़ेगा कि पहले H2 टूटा, कैसे टूटा, इस कंडीशन पे टूटा, फिर उसमें से एक H जाकर आयोडीन को निकाल कर लाएगा, दूसरा H जाकर वहां लगेगा। ये सारी पंचायत करना, यानी कि रिएक्शन को खोल कर एक एक स्टेप करके बताना मैकेनिज्म कहलाता है। तो सर आप यही तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहले हाइड्रोजन टूटना है या कोई और सा स्टेप होना है? ये मैंने बता दिया ना। मसला ये है कि हर रिएक्शन की एक अलग रिक्वायरमेंट और एक अलग कंडीशन है बेटा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मुश्किल ही इसलिए है ना। अब यहाँ पर मुझे पता है कि मैं जब ये जो कैटलिस्ट ऐड कर रहा हूँ ना, ये कैटलिस्ट इसको तोड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये चीज पता है कि कैटलिस्ट इसको तोड़ रहा है। सही है, तो मुझे ये वाला मसला नहीं है। तुम्हारा सवाल क्या था? सर बेटा तो सर हम पहले फिर मैकेनिज्म क्यों नहीं लिख लेते, हम इक्वेशन क्यों लिखते हैं पहले? क्योंकि हम मैकेनिज्म में पूरी उसकी तफसील बता रहे हो ना कि हमने पहले इसको तोड़ा फिर हमने ये बनाया। हमेशा जब मैकेनिज्म भी लिखोगे ना, कभी अगर मैकेनिज्म भी लिखोगे तो मैकेनिज्म में तुम लोग यहाँ देखो, अगर इस वाले मैकेनिज्म पे गौर करो, ये वाला जो मैकेनिज्म है, इससे पहले जो मैंने मैकेनिज्म लिखा, मैंने डायरेक्ट रिएक्शन के पहले स्टेप से स्टार्ट किया है। पता है क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर रिएक्शन लिखा हुआ। अगर मेरा ऊपर रिएक्शन नहीं लिखा हुआ होता तो मैं पहले ऊपर जनरल रिएक्शन लिखता, फिर मैं मैकेनिज्म बताता। ये काम हम कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, सही है। मैकेनिज्म मांगता है पेपर में, रिक्वायर्ड होता है, या हम अपनी तरफ से लिखेंगे? मांगता है बेटा, मांगता है, बोलता है कि मैकेनिज्म भी बताओ। कभी कभार बोल देता है और कभी कभार हमें सिर्फ सवाल पढ़ के अंदाजा लगाना पड़ता है कि यार मैकेनिज्म मांग रहा है नहीं मांग रहा, मतलब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हैं। बाकी 90-95% टाइम्स जो है ना ये लिख कर देता है। ठीक है जी, कसम बोलो बेटा। सर ये मैकेनिज्म का जो दूसरा स्टेप है सर, एक मर्तबा समझाते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है। तो इसमें हुआ ये कि सबसे पहले वाले स्टेप में क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन थी, ये हाइड्रोजन दो हिस्सों में टूट गए, यानी कि दोनों एटॉमिक हाइड्रोजन अलग हो गए। सही है, पहला जी सर। अब पहले स्टेप के बाद या आगे दूसरा स्टेप, दूसरे स्टेप में क्या होगा, एक हाइड्रोजन जो है वो आयोडीन को उसकी जगह से रिप्लेस कर देगा और क्या बना देगा, हाइड्रोजन आयोडाइड। अब तीसरे स्टेप पर आ जाओ। तीसरे स्टेप में जो दो हाइड्रोजन अलग हुई थी ना, दो में से एक ने तो बॉन्ड बना लिया आयोडीन के साथ, दूसरा वाला बेचारा लावारिस रह गया। अब दूसरा वाला क्या करेगा, बोलेगा ठीक है भाई तुम मान ही जा रहे तो मैं ये जो पहले वाला जो कार्बन है मैं उसी में चला जाऊं, कुछ नहीं से कुछ तो बेहतर होगा। सही है, और कोई सवाल?
सर दूसरे स्टेप में जो आपने पहला एरो बनाया है उसमें अभी मीथेन बनी नहीं है। बिल्कुल नहीं बनी, नहीं बनी। यहाँ की बात कर रही हो ना, ये वाला? नहीं सर, एरो के बाद। ये वाला? जी बेटा यहाँ उसूलन तो बनी नहीं थी, लेकिन ये उस वक्त मैंने सिर्फ रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए लिख दिया था। उसूलन यहाँ बनी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन है, पहले आयोडीन रिप्लेस होगा, फिर हाइड्रोजन के लिए जगह बनेगी ना यहाँ आने के लिए। इस स्टेप में तो आयोडीन को ही रिप्लेस कर रहे हैं ना। जब आयोडीन रिप्लेस हो जाएगा तब हाइड्रोजन आकर लगेगा ना। तो ये हाइड्रोजन प्लस के साथ है वैसे भी, यानी कि दो हाइड्रोजन थी, एक हाइड्रोजन आयोडाइड बना रही है और दूसरी हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है इसके साथ रिएक्शन करने के लिए, प्लस के साथ है बेटा, ठीक है? सही है सर। और कोई सवाल बेटा किसी का? नहीं? सर ये पेपर में मैकेनिज्म कैसे, पेपर में क्या कह रहे हो? मैकेनिज्म को कैसे सॉल्व करेंगे? पेपर में मैकेनिज्म सॉल्व करना कौन सी बड़ी बात है? मतलब जैसे मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से करोगे, अलग से चीज थोड़ी करनी है। जैसे अभी आपने हमें बता दिया कि पहले हाइड्रोजन टूट रहा है, तो अभी तो सही है, समझ आ गया। अब कोई और इक्वेशन आई तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्या कह रहे हो बेटा, दोबारा रिपीट करना। सर अभी आपने बताया कि जैसे कि प्लेटिनम से हाइड्रोजन पहले टूटेगी, यानी कि ब्रेक होगी, एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्म में आएगी, तो अभी तो सही है। लेकिन अगर पेपर में कोई और सी इक्वेशन आई तो वो कैसे सॉल्व करेंगे? बेटा मेरे ख्याल से मीथेन के लिहाज से जितनी पॉसिबल इक्वेशंस आपके केस में आपकी क्लास में आ सकते हैं ना, वो सारे लिखवा चुका हूँ, ठीक है? ठीक है। और कोई सवाल बेटा? ठीक है बेटा, फिर आज के लिए इतना ही, बाकी बात इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जी बेटा जी। मैकेनिज्म मतलब हम रिएक्शन को तोड़ तोड़ के स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं ना कि हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही है बेटा, बिल्कुल ऐसे ही। सर मैकेनिज्म में वर्डिंग तो नहीं लिखनी? नहीं मैकेनिज्म में वर्डिंग नहीं आती। कोई शाज़ और नादिर कोई ऐसी की पॉइंट हो जो लिखना जरूरी है, बस वो आता है, वरना वर्डिंग नहीं आती। और सर मैकेनिज्म हर रिएक्शन के लिए लिखना है? हर के लिए नहीं, पेपर में 90 से 95% तक जो सवालात होते हैं उसमें मैकेनिज्म लिखना होता है। वो सवाल रिएक्शन या प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा। सर वो हमें खुद क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि मैकेनिज्म भी लिखना है, हमें खुद से लिखना है? 90% क्वेश्चन में वो सवाल में लिख के देता है कि मैकेनिज्म लिखना है। सही है सर। ठीक है, और बाकी जिन सवालों में वो मैकेनिज्म लिख के नहीं देता, उनमें से बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो मैकेनिज्म जिसमें उसको चाहिए भी नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो गई बात? यस सर। यस सर। और कोई सवाल बेटा? मेरे ख्याल से नहीं, ऐसे ही है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बात इंशाल्लाह कल की क्लास में, और कल मैं आपकी क्लास लूंगा सेम क्लास टाइमिंग में, और बल्कि क्लास टाइमिंग से थोड़ा पहले लूंगा और टाइमिंग बता दूंगा। अल्लाह।